बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुआत अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है। मेरा नाम मोहम्मद नमान। मैं आज आपको बताऊंगा कि जियाडिया क्या है। जियाडिया ऑन एनिमल्स बेसिकली मेरा मिशन होगा। नाउ वी स्टार्ट अबाउट द टॉपिक। फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट ओवरव्यू द जियाडियासिस। जियाडियासिस बेसिकली इज अ डिजीज कॉज बाय जियाडिया। जियाडिया जियाडिया क्या होता है? जियाडिया इज अ प्रोटोजोल पैरासाइट है। इट इज़ अ प्रोटोजोल पैरासाइट दैट कॉज क्रोनिक इंटेस्टाइनल प्रोटोजोल इन्फेक्शन, जो पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड इन मोस्ट डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड मैमल एनिमल्स, वाइल्ड मैमल्स में एंड मैनी बर्ड्स एंड पीपल्स में पाया जाता है। ठीक हो गया। इन्फेक्शन इज कॉमन इन डॉग्स, कैट्स, रूमिनेंट्स एंड बीज। ये बात तो याद रखनी है कि ह्यूमंस में जा रहा है तो ये डेफिनेटली बेसिकली बात तो ये क्लियर कि जूनोटिक है। कैसे जा रहा है? ह्यूमन में एनिमल्स के थ्रू जा रहा है। ठीक है, लेकिन अभी तक उसकी क्लियरिफाई नहीं है। अभी हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में क्या है ये। जायडिया की स्पीशीज़ की इंडिकेशन बताई गई हैं कि जायडिया के चांसेस किस में ज़्यादा हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डॉग की बात करते हैं। डॉग में बस 0.4 से 39% चांसेस हैं कि फिकल सैंपल में उसके सिस प्रेजेंट हो ट्रोफोसॉइड्स के। तो जिन चांसेस हैं कि इतने परसेंट तक चांसेस हैं डिजीज़ की प्रेजेंट हो सके। ओके, उसके बाद रोमिनेंट्स की बात करते हैं। 1 to 53% चांसेस हैं स्मॉल रोमिनेंट्स में। 9 to 73% चांसेस हैं कैटल में। और 1 to 38% चांसेस हैं पिग्स में। हॉर्स में सबसे मिनिमम चांसेस हैं, लेकिन फिर भी होते हैं चांसेस। 0.5 to 20 हॉर्स। वेल हायर रेट ऑफ इन्फेक्शन इन यंगर एनिमल्स में, जो खास तौर पर यंग एनिमल्स हैं उनमें रेट ऑफ इन्फेक्शन के चांसेस क्या आते हैं? बढ़ जाते हैं। फार्म प्रीवलेंस की अगर बात करें, प्रोडक्शन एनिमल सुबह एनिमल्स में इन फार्म पे अगर हम बात करें 0 से 100% तक फैल जाते हैं, क्योंकि साथ साथ फैल रही होती है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैल रहे होते हैं। जैसे फैल रहे होते हैं बॉडी के अंदर जाते हैं तो डिजीज़ पैदा हो सकती है। लेकिन अगर हमने बात करें तो 100% डायग्नोसिस भी हमने कर चुके हैं कि यही डिजीज़ है। कैटल के केस में या गॉड के केस में या शीप के केस में हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये 100% ही हम आइडेंटिफाई कर डायग्नोस करने में कामयाब हो गए हैं। इसकी हम मेजर फॉर्म मॉब्स की बात करते हैं, इसके शेप्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम बस बात करते हैं जाडिया की 3 शेप्स की बात करेंगे। तीन तीन फॉर्म्स हैं, 3 शेप्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात पहले सबसे पहले बात है जो हमने माइस से इंडिकेट की, वो कौन से? जियाडिया म्यूरिस। जियाडिया म्यूरिस हमने कहाँ से इंडिकेट? माइस से इंडिकेट की। हम एम्फीबियंस हम जो इंडिकेट कर रहे हैं वो एजाइलिस है। जियाडिया एजाइलिस हमने इंडिकेट की। कहाँ से इंडिकेट की? हमने इंडिकेट किया एम्फीबियन से। अब जो तीसरी फॉर्म है उसकी अगर सब स्टेजेस हैं 4। ठीक है, वो हम वार्म ब्लड मैमल में पाई जाती है। सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं, अगर बर्ड्स में बात करें तो ब्लड में हम जाडी आडिया और सिटैक्री है। उसके बाद अगर बर्ड्स में हमने बात की जाडी आडिया और तीसरी टैकी है। ठीक है, हो गया। उसमें हम बात करते हैं मस्कुराइड एंड वॉल्स की। अगर हम बात करते हैं तो इनमें हमारे पास होती है फॉर्म से फॉर्म जाडी माइक्रोटी है। अगर हम बात करते हैं स्पीशीज कम्प्लेक्स एंड वाइड ममेलियन होस्ट इन्फेक्शन जो कॉज कर रही है डोमेस्टिक एनिमल्स में या वाइल्ड मैमल्स में कॉज कर रही है डिजीज, वो हमारे पास जियाडिया ड्यूटेनालिस है, जिसे हम फर्दर डिवाइड करते हैं। जिसे फर्दर कहा जाता है जियाडिया इंटेस्टिनलिस भी कहा जाता है और लैम्बिया भी कहा जाता है। जियाडिया इंटेस्टिनलिस उनकी इंटेस्टाइन की क्वेश्चन की बेस पे कहा जाता है। अगर हम जियाडिया ड्यूटेनालिस की अगर हम बात करते हैं, ड्यूडिनम से निकला हुआ लफ्ज़ है ड्यूटेनालिस, तो उसकी बात करते हैं तो इसके 7 फॉर्म्स हैं। पहली फॉर्म इसकी फॉर्म्स हैं 7 मॉलिक्यूलर फॉर्म है, 7 असेंबलेजेस हैं, 7 स्ट्रक्चर्स हैं। जो हम बात करेंगे ए से लेकर जी तक हमने इसको नाम दिया हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इनके हर ए जो डी असेंबलेज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट पे दी गई, होस्ट की इनके स्ट्रक्चर्स पे दी गई है। ठीक है, उसके बाद इनके होस्ट स्पेसिफिसिटी भी है कि खास असेंबलेज किस में जाकर डिजीज कॉज करेगी। ठीक है, उसकी सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम सी डी असेंबलीज की बात करें वो डॉग्स में प्रेजेंट है। असेंबलीज इन एफ कैट में बात करें तो एफ में आ जाती है। एफ असेंबलीज होगी कैट्स में। ई की बात करें असेंबलीज ई वो हूफ लाइफ स्टॉक में आ जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद ह्यूमंस की साइड पर अगर हम बात करते हैं, जोनोटिक की साइड पर बात करते हैं, ह्यूमन की साइड पर बात करते हैं, डिजीज़ का ए और बी असेंबलीज प्रेजेंट हो सकती है। ठीक हो गया। उसमें ए और बी के चांसेस भी हैं। देयर इंक्रीजिंग एविडेंस दैट सम असेंबलीज ऑफ ए एंड बी इनफेक्ट डोमेस्टिक एनिमल्स को भी इन्फेक्ट कर सकती है। कैन ऑल्सो इन्फेक्ट पीपल। ऑल्सो ट्रांसमिशन पीपल पैटर्न नॉट ट्रांसमिशन पैटर्न अंडरस्टूड टोटली नहीं हो, क्योंकि 2 ही स्टेज हैं, सिस्ट है और क्या नाम है प्रोपोजेट, वो हम आगे बताते हैं। साइकिल ट्रांसमिशन की अगर हम बात करते हैं, जब ट्रोफोजर की पहले स्ट्रक्चर की पहले बात करते हैं तो मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ट्रोफोजर का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी वेंट्रल सरफेस बिल्कुल प्लेन होती है। डॉर्सल सरफेस पे 6 से 8 फ्लैजिला होते हैं, यानी 3 से 4 पेयर 3 to 4 पेयर्स हो सकते हैं। हो गया। हम नीचे वाली जो डॉर्सल सरफेस है कम्प्लेक्स सरफेस होती है। ठीक है, 2 न्यूक्लियस होते हैं। उसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियर सरफेस हो गया विद अटैच तो ब्रश पाउडर हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं बॉडी में फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ दाखिल हुआ। ठीक होगा, साइकिल स्टार्ट करें। ठीक है, साइकिल ब्लड दाखिल हो तो इसका बेसिकली क्या दाखिल होता है इसके बॉडी में? हमारे पास दाखिल हुआ जनाब जी
सिस्ट एंटर हुआ बॉडी में, एंटर हुआ सिस्ट, तो सिस्ट एसिडिक इन्वायरमेंट जो स्टोमिक का जो होता है उसमें 1.3 से लेकर 1.7 से लेकर 2.3 के बीच में एक्सेसेशन हो जाती है, सिस्ट रिमूव हो जाता है, टोफोसाइट रिलीज होता है, टोफोसाइट जाकर रिलीज होकर जाकर इंटेस्टाइन के प्रॉक्सिमल पोर्शन में अटैच करता है, ठीक होगा। वहाँ पे जाकर इसने क्या करना होता है, वहाँ पे इसने ग्रोथ कंप्लीट करनी है, उसे बाइंडिंग फिशिंग ठीक हो गया। वहाँ पे जाकर ग्रोथ क्या करता है, डिस्टर्ब करता है ब्रश बटर विलाय को, ब्रश बटर एंजाइम्स की एक्टिविटी को, वहाँ पे फूड की अब्जॉर्प्शन को देख अगले बात करते हैं। तो फिर इसको क्या इंटरसेल्युलर स्टेज इनके अंदर कोई नहीं होती, टोटल टाइम एक्सेसेशन से टोफोसिस बनने में 3 से 10 डेज लग जाते हैं। उसी में बात करें जो बॉडी में इंटरेस्ट जैडी इंटरेस्ट वाली प्रेजेंट है, तो हम कैसे डायग्नोस करें के लिए हम जब ये बात देखा गई है कि ये इंटरमीडिएटली सिस्ट सेट करते हैं फिशेस के अंदर। अगर हम बात करते हैं या स्टूल के अंदर हम बात करते हैं तो इंटरमीडिएटली यानी एक दिन छोड़ के एक दिन, यानी एक वक्फे के साथ करेंगे, यानी कॉन्टीन्यूसली नहीं कर रहे। क्रॉनिक डिजीज तो खास तौर पर वक्फे से कर ही जाएंगे, वक्फे साथ सिस्ट शेड होंगे, लेकिन कॉन्टीन्यूसली शेड नहीं। इसलिए हम अगर हम टेस्ट भी लेते हैं तो हम 2-3 टेस्ट सैंपल लिए पड़ते हैं। उसमें ट्रांसमिशन तो अक्सर तो ओरोफिकर रूट एट द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू हो जाए, क्या है विद एन इन्फेक्टेड होस्ट के थ्रू हो जाए, तो कंटामिनेटेड इन्वायरमेंट को, ठीक हो गया। Characteristics that facilitate infection that include a high concentration of cysts may infected animals and low dose needed for infection. उसके बाद बात करें जियाड इन्फेक्शन इन्फेक्शियस इमिडिएटली आफ्टर एक्सपोजर एंड आर वेरी रेजिस्टेंट, रिजल्टिंग इन ग्रेजुअल इंक्रीज इन इन्वायरमेंटल इन्फेक्शन, इन्वायरमेंटल प्रेशर बढ़ जाता है उस पर, ठीक है। ह्यूमन अच्छा, उसके बाद बात करें सिस्ट की। अगर हम बात करते हैं सिस्ट में, अगर बॉडी एनवायरनमेंट में पड़ा हुआ, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रेशर तो पड़ रहा है उस पर, जिस लास्ट स्लाइड में हमने बात की, ठीक है, लेकिन उस पर अगर ह्यूमिडिटी बड़ी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, टेम्परेचर नॉर्मल है, ठीक है, तो एक्सट्रीम कंडीशंस नहीं है किसी चीज़ की, ठीक है, तो वो फेवरेबल है सिस्ट के लिए। पैथोजेनेसिस की बात करें, गार्डियन इन्फेक्शन से बात करते हैं। बेसिकली गार्डियन इन्फेक्शन जब बॉडी के अंदर दाखिल हुआ, स्टमक से इंटेस्टाइन के अंदर आया, ठीक है, इंटेस्टाइन में आते ही इसने क्या किया, एपिथेलियल से अटैच होते हैं, इसने एपिथेलियल की परमेबिलिटी को चेंज किया, ठीक है। वहाँ पे जो थे क्या नाम है इंटर एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स, उनके नंबर को बढ़ा दिया, और और एक्टिवेशन टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कर दिया। कि दो काम हुआ है, क्या हुआ, एक तो एपिथेलियल परमेबिलिटी बढ़ी, कैसी चीज परमेबिलिटी, उसकी परमेबिलिटी बढ़ गई किसकी, एपिथेलियल सेल्स की। दूसरा काम क्या हुआ, इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स का नंबर बढ़ गया, और क्या तीसरा काम क्या हुआ, एक्टिवेशन हो, टी लिम्फोसाइट की एक्टिवेशन हो गई। अब हम बात करते हैं टी लिम्फोसाइट और ट्रोफोसाइट्स के जो टॉक्सिन्स होते हैं, ये दोनों इनिशिएट करते हैं डिफ्यूज शॉर्टनिंग ऑफ ब्रश वाटर माइक्रोविलाय को, ठीक हो गया, आगे ब्रश उसकी को ख़राब करते हैं, उसको तोड़ते हैं, यानी वो डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं बाद में, ठीक है, उनकी एक्टिविटी क्या होती है, रिड्यूस होती है, उनके एंजाइम्स इफेक्टेड होते हैं। ये ब्रश वाटर एंजाइम्स हैं, ठीक होगा, प्रोटीजेस लाइपेसेस और डाइसेक्राइड डिजीज, इनकी सिक्रेशन इफेक्टेड होती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डिफ्यूज माइक्रोविलियस शॉर्टनिंग लेड टू डिक्रीज इन ओवरऑल ऑब्जॉर्प्टिव एरिया, स्मॉल हो गया, इम्पेयर टू टेक वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इन न्यूट्रिएंट्स को। पहले हमने बात की कि यहाँ पे हमने बात करें, पहले ऑब्जॉर्प्टिव डायरिया की बात करें, उससे पहले मैं पहले बताता चलूँ कि क्या हुआ, क्या सीन क्या हुआ था। ये सीन ये था कि ये इंटेस्टाइन से अटैच हुए, इंटेस्टाइन से अटैच होते ही इन्होंने क्या किया, ये इंटेस्टाइन से अटैच हुए माइक्रोविलाय के जो थी स्ट्रक्चर था उसको डिस्टर्ब किया, एंजाइम की एक्टिविटी डिस्टर्ब की, तो उससे डेफिनेटली क्या हुआ, जो वाटर की ऑब्जॉर्प्शन थी, इलेक्ट्रोलाइट्स की ऑब्जॉर्प्शन थी, न्यूट्रिएंट्स की ऑब्जॉर्प्शन थी, वो नहीं हुई, ठीक है। जब वो ऑब्जॉर्व नहीं हुई, ठीक होगा, उसके दिन में क्या होगा, डायरिया लगेगा। कौन सा डायरिया होगा, अब मेल अब्जॉर्प्टिव डायरिया होगा, जिसके न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जो अनडाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो सकते हैं। द कंबाइन ऑफ डिक्रीज ऑब्जॉर्प्शन एंड द ब्रश वाटर डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन मेल अब्जॉर्प्टिव डायरिया, और वेट भी लोअर हो रहा है, ठीक होगा। उसके साथ साथ जब ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, वेट लोअर हो रहा है, उसके बाद अच्छा मैं हमने बात की रिड्यूस एक्टिविटी, लाइपेजेस की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाते हैं, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लिन गोबलेट सेल हो गया, गोबलेट सेल की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, लाइपेजेस की एक्टिविटी कम हो जाएगी, जिनमें इसमें लेटोस्टिरोहेरिया या म्यूकस डायरिया बन जाता है। दैट हैज बीन डिस्क्राइब इन जार्डियन फैटी म्यूकस डायरिया क्यों बना, म्यूकस सिक्रेशन की वजह से। अगर फैट की कंटेंट्स भी शामिल होंगे, वो भी मैं बताता हूँ किस वजह से होते हैं।
क्लिनिकल फाइंडिंग इन लेजेंड्स की बात करते हैं, जार्डियन इन्फेक्शन डॉग्स की अगर हम बात करें या कैट्स में बात करते हैं, इंटरमिटेंट इन ऑथर में कॉसिया सिंपल सी पहले तो बात समझ जाती है कि अगर सबसे पहले हम देखते हैं क्या अगर क्रोनिक इन्फेक्शन इन्फेक्शन फॉरी हुआ या फिर हिस्ट्री देखते हैं होते हैं, ठीक है। हिस्ट्री में अगर हम देखते हैं तो उसे अगर डायरिया लगा हुआ है, ठीक है, वेट लॉस हो रहा है, डायरिया लगा हुआ है, इंटरमीडिएटली डायरिया आ रहा है, इंटरमीडिएट की शेडिंग हो रही है, ठीक होगा, इंटरमिटेंटली डायरिया हो रहा है, उसके अंदर चीज़ की शेडिंग हो रही है, वेट लॉस हो रहा है, पहले सिम्टम हमारे माइंड में ये आता है कि ये भाई ये डायरिया हो सकता है। अगर हम कंफर्म करते हैं कैसे सोच हम कंफर्म करते हैं, उसकी फेसेस को देखते हैं, फेसेस अगर हमारे सॉफ्ट है, पेल है, फैटी है, कोई मेलिटरस है, काफ़ी स्मेली है, ठीक होगा, फिर फैटिक होगा। अब पहले बता दूँ सॉफ्ट ह्यूमन एब्जॉर्प्शन की लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन की वजह से, देखोगे पूरली फॉर्म लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन की वजह से, पेल में लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन की वजह से मेलिटरस स्मेल बहुत रहेगी, ठीक होगा, उस एब्जॉर्प्शन नहीं हो, ठीक होगा, कंटेन म्यूकस, उसमें म्यूकस होगी जिसकी वजह से होगी गॉबलेट सेल की सिक्रेशन की वजह से। एंड फिर फैटी फैटी क्यों नज़र आया, फैटी इसलिए नज़र आ रहा था हमें कि हमारे पास जो थे लाइपेज उनकी एक्टिविटी रिड्यूस हो गई थी, ठीक होगा, उसकी वजह से फैटी नज़र आ रहा था। उसके बाद वाटरी डायरिया की हम बात करते हैं, ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, वाटर कंटेंट बॉडी में ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें वाटर डायरिया लग जाता है। अनयूजल अगर खासतौर पर डिहाइड्रेटेड पर्सन हो उन केसेस में भी वाटर डायरिया अगर लग जाए तो वो अनकम्प्लीट वो अच्छी खासा सीरियस कंडीशन बन जाती है। कम्प्लिकेटेड हैं बट ब्लड फिशेज यानी डेसेंट्री ब्लड इज यूजली नॉट प्रेजेंट इन फिशेज, यानी डेसेंट्री नहीं हो सकती, बिल्कुल बात खत्म हो गई। ओकेजनली वॉमिटिंग ओकर, लेकिन वॉमिटिंग किसमें होती है, ज़्यादा चांसेस है कि डॉग और कैट में है, लेकिन बाकी एनिमल्स में डॉग वॉमिटिंग के चांसेस कम है। इन कॉफ्स की हम बात करते हैं लाइसेंस उनके सूल क्या होता है, उनका पेस्ट्री फ्रूट स्पीसीज इशू हो जाती है, म्यूकस अपीयरेंस होती है दैट इंडिकेट करते हैं जियाडिया प्रेजेंट है, ठीक हो गया। उसके बाद गाँव में अगर ट्रीटमेंट हो जाए, अगर गाँव में इन्फेक्शन हो जाए तो वो अक्सर क्या होता है, मोस्टली प्रोबेबली ये देखा गया कि वो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, यानी बॉडी एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। उसमें कोक्सीडोस्टैटिक ट्रीटमेंट भी उसमें इफेक्ट नहीं कर रहा होता। उसमें रिपेयरमेंट इन्फेक्शन इन्फेक्शन ऑफ गॉड्स का, किड्स का, लैम्स एंड काफ्स रिजल्टेड इन डिक्रीज फीड एफिशिएंसी। उनका खाना पीना कम हो जाता है, सबसे पहले वेट वेट गेन भी क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक हो गया। ग्रॉसली हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, ग्रॉसली सैलरी में हो गया, सैलरी में हमने डिटेक्ट कर ली, ठीक हो गया। हम ग्रॉसली डायरिया के थ्रू हमने डिटेक्ट किया, उसके बॉडी के बेस पे हमने डायग्नोस किया ग्रॉसली, हिस्ट्री बेस पे नहीं, हमने उसकी डायरिया के जो सोल फिशेस को देखकर हमने ग्रॉसली आइडेंटिफाई किया। अब हम माइक्रोस्कोपिक हम बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसकी याद देखेंगे, वायरस और ट्रॉफी देखेंगे, उसकी क्यूबेडल टेरासाइट, अगर दो कंडीशन हैं उसकी बॉडी में तो मैं जेडे कंफर्म है, अगर नहीं है तो नहीं। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं डायग्नोसिस कैसे करनी है। उसे डायग्नोसिस हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक होगा, पहले हम सीरम एनालिसिस करते हैं, सेलाइन सीरम करते हैं, ठीक होगा। अगर वहाँ पे हमें पिरीफॉर्म या राउंड शेप मोटाइल नज़र आते हैं क्या ट्रोफोजॉइड्स, तो हम कह सकते हैं कि जाडिया हो सकता है, ठीक हो गया। हम उसके बाद एक चीज़ की कंडीशन ये भी है कि ये डायग्नोसिस हम डायरेक्टली नहीं करते, इंटरमीडिएटली बेसिकली शेडिंग होती है सिस्ट की, ठीक हो गया, तो हम क्या करते हैं अल्टरनेट डेज पे 3 से 4 टेस्ट रख लेते हैं, ठीक हो गया, वो वर्ड रेकुलर से, ठीक हो गया। उसमें टाइकोमोनाइड्स के साथ कन्फ्यूजन है, क्यों, इसके साथ क्या होता है, इसके बाद 2 न्यूक्लियस होते हैं, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, 3 से 4 पेयर हैं जिसके उसके फ्लैज लग के, ठीक हो गया। उसके बाद ओवरसीज कैन बी डिटेक्टिंग फेसेस, उसमें सेंट्रीफ्यूगलिफिकेशन टेक्निक से सल्फेट जिंक सल्फेट को इस्तेमाल करते हुए सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक में हम ट्रोफोजाइट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनको। बाकी अगर हम बात करें सोडियम क्लोरीन से सोडियम से वो चीज़ को डैमेज कर देते हैं, हो गया स्टिंग शेस विद आयोडीन आइडेंटिफिकेशन। Because JDS is treated intermittently, several physical examination should be performed. जेडिस ब्रीथिंग हो गया, उसके बाद मैंने बात कर चुका हूँ, ठीक होगा। जेडी में भी अंडर डायग्नोज बिकॉज हिज आर इंटरमिटेंटली शेड फॉर इनिशिएट होते हैं, डेज आफ्टर स्टेट होते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट की बात करते हैं, उसमें डायग्नोस्टिक में और टेस्ट होते हैं यहाँ पे। एलाइजा टेस्ट सबसे बेहतरीन टेस्ट है, जो स्टूल या फीकर जो हम करते हैं, ठीक होगा, सबसे बेहतरीन टेस्ट है जाडिया की जाडिया को चेक करने के लिए मोस्ट कॉमन ये यूज़ हो रहा है। उसके बाद ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट में हमारे पास ड्रग्स आ जाती हैं, फेबेंडाजोल।
फेबेंडाजोल हाईली इफेक्टिव है डॉग के अंदर, ठीक है, अगर लेकिन दो फ्रीक्वेंट डेज पे 5 दिन के लिए डोजिंग हो गया। उसके बाद बात करते हैं फेबेंडाजोल कैट में इफेक्टिव नहीं है, क्यों क्लिनिकल साइंस की वजह से अदर क्लिनिकल साइंस शो हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एल्बेंडाजोल इफेक्टिव है किसके अंदर, डॉग्स अंदर इफेक्टिव है, बट हो गया कैट फॉर 5 डेज हो गया अवॉइड इन दिस स्पीशीज बिकॉज इट हैज़ लेड टू बोन में सप्रेशन कर देती है, नॉट अप्रूव्ड फॉर यूज इन दिस केस को। बोन मैरो सप्रेशन की किसी वजह से एल्बेंडाजोल हम एनिमल्स में नहीं देते, ठीक हो गया। खासतौर पर डॉग और कैट में, ठीक हो। उसके बाद बात करते हैं प्रेजिक्वेंटल, वो कम्बिनेशन प्रेजिक्वेंटल पायरेंटल और फेवेंटल की कम्बिनेशन बहुत इफेक्टिव है इन्फेक्टेड डॉग फॉर 3 days। पेरेंटल फेवेंटल का कहना साइनेटिक इफेक्ट भी देखा गया है। वो मेट्रोनिडाजोल जो हमारे पास कॉमनली फ्लैजेल की फॉर्म में आ रही है, ठीक है। वो हमारे पास मोस्टली इफेक्टेड होता है, बट वो इतने ज़्यादा डॉग में इफेक्टिव नहीं है क्योंकि उसमें एनोरेक्सिया वगैरह कॉज कर सकता है, ठीक हो गया। वॉमिटिंग कॉज सकता है। वाइल हम कैट में बात करें तो वो बेहतरीन है, हमारे पास अच्छा रिजल्ट देती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बाकी एनिमल्स के ट्रीटमेंट में, तो कोई क्लिनिकल चॉइस ऑफ ड्रग नहीं बताई गई, ठीक है गया। इनके रिजल्ट इफेक्टिव है, ये बात कहा जा सकती है कि इनके रिजल्ट इफेक्टिव है, इसलिए ये यूज़ की जा रही है, लेकिन कोई क्लिनिकल मैन्युफैक्चर ड्रग नहीं बताई गई अभी तक।